सो दोस्तों ये सीरीज हमने जो आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। इस वीडियो को आने के बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो मुझे दिखे कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, जिससे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आया, क्योंकि गाइस ऑलरेडी बहुत थका हुआ सा फील कर रहा है। बट आप लोग का प्यार, कॉमेंट एंड ये रिएक्शन देख के हमें बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो हर बच्चों को बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि हम जस्ट ये चैनल पे 100K के नजदीक है। एवरग्रीन वन शॉट सीरीज जो हमने आप लोगों के लिए चालू की है, इसमें आप लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी इस वीडियो का डिटेल लेक्चर भी मैंने डाल के रखा हुआ है। इवन गाइस जो नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का है वो भी मैंने डाल के रखा हुआ है, तो प्लीज जाके वहां भी लाइक एंड कमेंट अपना अटेंडेंस फटाफट दे दो, कि मुझे पता चले कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अगर गाइस ये सीरीज को आप लोगों को प्यार मिला, जो 10 डेज की हमने सीरीज रखी है, अगला ये सीरीज को 10 डेज हम और बढ़ाएंगे। इसके बाद गाइस पंच का बादशाह जो बहुत ज्यादा फेमस है, वो भी हम जल्दी आप लोगों के लिए लॉन्च करेंगे। एंड दोस्तों और बहुत कम टाइम में चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से विद नोट्स के साथ रिवाइज करना चाहते हो तो हमारे रैंकर क्रैश कोर्स हमारे ऐप से जुड़ सकते हो। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है गाइस, बहुत मिनिमम प्राइस है। तो चलो रोटेशनल डायनामिक के अंदर गाइस ये 3 टॉपिक में से मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या गाइस? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये भी बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। अब गाइस व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, ओके गाइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। और गाइस इसमें भी टोटल 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मोस्ट सेफ स्पीड पूछा जाता है, एंगल ऑफ बैंकिंग पूछा जाता है, वी मैक्स पूछा जाता है, वी मैक्स मतलब मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड अलोंग अ बैंक रोड, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आपको किस तरह से फटाफट करना मैं बताना चाहूंगा। ये मैंने एकदम सिंपल सा डायग्राम, तो गाइस देखो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डायग्राम तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बट गाइस मैंने बताया कि आप इजी किस तरह से याद रखोगे, इसमें इजी ट्रिक्स क्या लगाओगे, तो गाइस ये आप दिमाग में रख सकते हो। इसका यूज करके आप फटाक से डेरिवेशन कर सकते हो। देखो गाइस जैसे ये हमारा नॉर्मल कंपोनेंट को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया हुआ है, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। एन कॉस थीटा गाइस वर्टिकली अपवर्ड है और एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टल है। देन गाइस जो टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको भी टोटल 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया है। एक है हमारा एफ कॉस थीटा और दूसरा एफ साइन थीटा। अब बच्चा भी ना, मैंने इतने अच्छे से रिजॉल्व कर दिया है कि बच्चा भी इसको देख के बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है। पहला इक्वेशन गाइस इसके थ्रू बन जाएगा एंड दूसरा इक्वेशन इसके थ्रू बनेगा। जो भी हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की अभी हम बात करें, वर्टिकल का आगे है, तो जो भी हॉरिजॉन्टल में जो भी कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं वो हमें देंगे हॉरिजॉन्टल में। देखो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए रहता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। और हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये और ये कंपोनेंट हमें क्या देंगे? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन किसके थ्रू होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू होता है। इसीलिए गाइस पूरा जो हमारा इक्वेशन है वो बहुत सिस्टमैटिक वे में कैसे बनेगा, देखो पहला इक्वेशन ये देखो, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा किसको बैलेंस करा? mg f sin थीटा हो गया। देन इसके बाद गाइस हमने क्या किया, इसी कंपोनेंट को थोड़ा सिस्टमैटिक वे में हमने चेंज किया। क्यों चेंज किया इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। तो हमने mg को यहीं रखा, f sin थीटा को इस साइड लाया, तो f sin थीटा इस साइड आया तो माइनस हो गया। ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन। एंड दूसरा इक्वेशन दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो देता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इसलिए गाइस एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, देखो आपको दिखाई देगा एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा क्या दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। फर्स्ट और सेकंड अपने को दोनों मिल गया। अब हम क्या करेंगे? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। देखो मैंने यहाँ सिस्टमैटिक लिखा हुआ है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। सेकंड हमारा ये, फर्स्ट हमारा ये। जैसे हम डिवाइड करेंगे एम क्या हो जाएगा? कैंसल। और यहाँ बचेगा v² और r और g, देखो डिवाइड है, v² अपॉन आर जी हो जाएगा जैसे दोनों को डिवाइड करूंगा। और यहाँ बचेगा एन साइन थीटा एफ कॉस थीटा एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। और गाइस देखो ये जो f आपको दिखाई दे रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या फॉर्मूला है? म्यू एन। कोएफिशिएंट, ये f मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था? म्यू एन। और यहाँ भी गाइस आपको म्यू एन दिखाई दे रहा है, ये देखो देखो, तो यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, सब में से ऊपर में से भी एन, नीचे में से भी एन कॉमन निकाल के हम क्या करेंगे? ऊपर से भी एन और नीचे से भी एन निकाल के एन क्या हो जाएगा? कैंसल। और यहाँ क्या बचेगा? साइन थीटा और हमारा म्यू कॉस थीटा। देखो साइन थीटा म्यू कॉस थीटा और नीचे कॉस थीटा म्यू साइन थीटा।
अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे, ऊपर वाले कंपोनेंट और नीचे वाले कंपोनेंट को cos थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड। देखो cos थीटा से डिवाइड, cos थीटा से डिवाइड, ऊपर भी cos थीटा से डिवाइड, नीचे भी cos थीटा से डिवाइड। देखो डिवाइड किया। अब जैसे ही हमने डिवाइड किया तो यहाँ cos थीटा डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, यहाँ cos थीटा डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1। यहाँ sin थीटा अपन cos थीटा क्या बचेगा 10, प्लस यहाँ cos थीटा कैंसिल करके ओनली म्यू बचेगा, यहाँ cos थीटा कैंसिल करके ओनली 1 बचेगा, बीच में माइनस और म्यू, और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बचेगा, tan थीटा। ओके, अब गाइस हमें पहला, मैंने बोला ये डेरिवेशन के थ्रू अपने को टोटल 3 चीजें पूछी जा सकती है। पहला वी मैक्स, मतलब मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड अलोंग अ बैंक रोड, अपने रोड पे, बैंक रोड पे, उठे हुए रोड पे हम कितने स्पीड से, कितने मैक्सिमम स्पीड से भगा सकते हैं वो हमें निकालना है। तो इस वी के जगह वी मैक्स लिख दिया। अब हमें ये चाहिए, तो दुश्मन को भगाओ, आरजी डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई में आ गया, एन स्क्वायर मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया गाइस हमारा वी मैक्स। अब मोस्ट सेफ्टी स्पीड के अंदर गाइस याद रखो कोएफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन होता है वो 0 होता है, मतलब म्यू क्या होता है हमारा 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ बचेगा आरजी tan थीटा, और ये 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा पार्ट हट गया। ओके, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट हट गया, ये पार्ट हट गया, तो अपने पास क्या बचा, आरजी tan थीटा। देखो आरजी tan थीटा अपने को आ गया अंडर रूट के अंदर। तो गाइस ये होगा मोस्ट सेफ्टी स्पीड। एंड देन गाइस इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि एंगल ऑफ बैंकिंग, बहुत सिंपल सा यही फॉर्मूला फिर से उठाओ, v इक्वल टू अंडर रूट आरजी tan थीटा। अब अपने को ये थीटा चाहिए गाइस, तो पहले रूट को इस साइड लेके जाओ, स्क्वायर हो जाएगा, अब बचेगा आरजी tan थीटा, फिर आरजी को डिवाइड में लेके आओ तो वी स्क्वायर अपॉन आरजी tan थीटा हो जाएगा। अब गाइस अपने को ये थीटा फाइंड करना है, तो 10 को इस साइड लेके जाओ तो tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आरजी, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग। तो तीनों इसके अंदर मैंने एक ही बार में आपको बता दिया। अब गाइस कोनिकल पेंडुलम में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कोनिकल पेंडुलम का कभी कभार डेफिनेशन पूछा जाता है। और गाइस मैं बताना चाहूंगा ऊपर की 2 लाइनें, जो 2-3 लाइनें 4 लाइनें लिखी नहीं रहती, एक तो डेफिनेशन लिखना रहता है, अगर उसका डेफिनेशन रहा, और गाइस डायग्राम को देख के, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को देख के हमें 2-3 पॉइंट्स लिखना रहता है। जैसे ये हमारा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, टेंशन को टोटल 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया, एक है हमारा टी कॉस थीटा, एक हमारा टी साइन थीटा। टी, ये देखो ऊपर वाला टी कॉस थीटा और नीचे वाला टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। तो आप लिखोगे टेंशन टी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट, टी कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड एंड टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल। टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, जो स्ट्रिंग के साथ बॉब अटैच है, तो टी कॉस थीटा बैलेंस बाय वेट ऑफ द बॉब। एंड देखो हॉरिजॉन्टल में है ना, हॉरिजॉन्टल वाला क्या देता है, सर ने अभी बोला, टी साइन थीटा क्या देगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो टी साइन थीटा क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो वही चीजें हम लिखेंगे, टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg, देखो टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, टी साइन थीटा क्या देगा, टी साइन थीटा देगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। गाइस एम वी स्क्वायर को ही हम मॉडिफाई कर, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, बस हमने क्या किया है, चलो मैं थोड़ा यहाँ बता ही देता, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है, तो v की जगह आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर क्या हो गया कैंसल, तो ये बचा m, ये r का r, ये ओमेगा स्क्वायर, ये देखो। तो यही सेम, ये बस हमने उसको मॉडिफाई कर दिया। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, पर क्यों किया सर, क्योंकि गाइस इसके अंदर कोनिकल पेंडुलम के अंदर हमें लीनियर वेलोसिटी नहीं निकालना, क्योंकि इस फॉर्मूले के थ्रू हमें ये v लीनियर वेलोसिटी मिल रहा है, हमें क्या निकालना था, एंगुलर वेलोसिटी। इसीलिए गाइस सेंट्रीपिटल फोर्स, जो टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, तो हमें ये एम आर ओमेगा स्क्वायर वाला यूज किया है हमने, समझ में। अब गाइस हम क्या करेंगे, वही चीजें, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, देखो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, टी कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, यहाँ एम कैंसिल हो जाएगा। एंड गाइस हमें क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है, तो जी और आर को चेंज करेंगे, तो जी ऊपर चला जाएगा और आर नीचे आ जाएगा, तो देखो जी ऊपर चला गया और नीचे, अगर ओमेगा निकालना है इसलिए स्क्वायर अंदर हो गया, तो अंडर रूट जी साइन थीटा। देखो गाइस हम डेरिवेशन को तब तक करते हैं जब तक हम उसको सिंप्लीफाई और छोटा कर पाए। तो गाइस ओमेगा तो हमें मिल गया, इसको और हम कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस आर को चेंज करके। आर कैसे फाइंड करेंगे, साइन थीटा, इसके अंदर हम अगर साइन थीटा अप्लाई करेंगे, साइन थीटा देखो थीटा ऊपर दिखाई दे रहा है, ये हो गया हमारा लेंथ, ये हो गया हमारा रेडियस। ओके, तो साइन थीटा क्या होता है, ये 90, तो अपोजिट मतलब ये आर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो अपोजिट मतलब आर और हाइपोटेनस मतलब एल, लेंथ, ये लेंथ है ना, स्ट्रिंग का लेंथ भी है, तो स्ट्रिंग का लेंथ, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो एल इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एल इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एल साइन थीटा, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू एल साइन थीटा।
तो आर के जगह पे हम पुट कर देंगे एल साइन थीटा। देखो आर के, अब आर के जगह पे क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू हमने निकाल दी एल साइन थीटा, तो इस आर के जगह पे क्या आ जाएगा एल साइन थीटा, ऊपर और नीचे साइन थीटा, साइन ऊपर भी साइन था ना, देखो साइन था, तो ऊपर और नीचे से साइन साइन कैंसिल, क्या बचा जी एल कॉस थीटा। हो गया गाइस, ओमेगा आराम से एक झटके में निकल गया। अब गाइस अगर ओमेगा निकल गया, अपने को एग्जाम में दो इससे रिलेटेड टोटल 3 चीजें आ सकती है, एंगुलर वेलोसिटी आ सकता है, टाइम पीरियड आ सकता है एंड फ्रीक्वेंसी आ सकता है, जो बहुत बार पूछा गया है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा हमने निकाला है, ये देखो बस नीचे है तो यहाँ वाले वैल्यू को उल्टा कर दो, उल्टा कर दो मतलब एल कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, जी नीचे आ जाएगा। एंड गाइस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, 2 पाई को उल्टा कर दिया तो 1/2 पाई हो गया, इसको उल्टा कर दिया तो जी अपॉन एल कॉस थीटा हो गया। देन गाइस वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये हम थोड़ा आगे देखेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से आगे लिखा हुआ है, उसके पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गाइस बस यही फॉर्मूला याद रखो, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ओके, एम होता है मास ऑफ द पार्टिकल और आर जो है वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, तो ये बस ये फॉर्मूला याद रखो, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसके बाद गाइस रेडियस ऑफ गायरेशन का भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, देखो इतनी बार, के इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम, तो ये याद रहना चाहिए। अब गाइस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड पहला जो मेन टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गाइस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। देखो मैं यहाँ इन शॉर्ट आपको बताना चाहूंगा, डिटेल में तो वैसे मैंने पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। देखो ये याद होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी, अब आपको अभी मैंने बताया 1/2m, v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो v के जगह आर ओमेगा लिख दो। ये देखो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले पार्टिकल के लिए 1 1 1, बस ओमेगा क्या होगा कांस्टेंट, दूसरे पार्टिकल के लिए यहाँ क्या जाएगा 2 2 2, तीसरे पार्टिकल के लिए 3 3 3 हो जाएगा। अब गाइस क्या करेंगे, लास्ट में सब में से कॉमन क्या होगा ओमेगा, क्योंकि पूरे बॉडी में एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कांस्टेंट होता है, वो सब में से कॉमन निकालेंगे। देखो यहाँ वही चीजें लिखी है, पहले पार्टिकल के लिए देखो v के जगह r1 ओमेगा, ओमेगा का देखो 1 नहीं लिखा है, v क्या होता है आर ओमेगा होता है, बट सब में 1 1 लिखा है पर ओमेगा में नहीं, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, स्क्वायर स्क्वायर लिखा है बट सब में 1 लिखा है, इसमें 1 नहीं। अब सेकंड पार्टिकल के लिए देखो सब में 2 2 लिखा है, nth पार्टिकल के लिए सब में nn लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, सभी को प्लस कर दूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल और n पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल का फॉर्मूला ये देखो जो हमने यहाँ फाइंड किया है, देन सेकंड का हमने जो यहाँ फाइंड किया और n का जो हमने यहाँ फाइंड किया। ओके, अब सब में से अगर आप देखोगे, सब में 1/2 1/2 1/2 कॉमन दिख रहा है और साथ में ओमेगा स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो देखो सब में से ओमेगा 1/2 कॉमन निकाल लिया, साथ में ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, mn r1 स्क्वायर। ये देखो तो गाइस ये किसका फॉर्मूला, अभी सर ने बताया था I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, किसका फॉर्मूला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो गाइस इसके जगह पे क्या आ गया 1/2 I, इसके जगह पे I हो गया, लास्ट वाला ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बस शॉर्ट में फटाक से कर सकते हैं गाइस, बहुत सिंपल ये सभी चीजें होती है। चलो चलो आगे 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 बढ़ते हैं। अगला गाइस एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, टॉर्क का भी इन शॉर्ट में आपको बताऊंगा गाइस, बस आप अगर पहली चीजें याद रखोगे ना, जैसे टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। अब देखो गाइस फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, हो गया। अब गाइस एक्सेलरेशन को हम और कैसा लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन का आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था r इनटू अल्फा, पढ़ा था ना, ओके पढ़ा होगा। तो एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं r अल्फा और ये एक r। तो गाइस देखो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, अब देखो ये टोटल क्या हो जाएगा m आ गया, मैं थोड़ा और ये m आ गया और साथ में हमारा r क्या हो गया, r स्क्वायर हो गया और साथ में अल्फा। ये देखो टॉर्क। अब क्या करना है, बस इसके अंदर जैसे उसके अंदर ओमेगा कांस्टेंट था, इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, और पहले के लिए पहले पार्टिकल के लिए टॉर्क 1 m1 r1 ले लो, दूसरे पार्टिकल के लिए टॉर्क 2 m2 r2 ले लो, और सब में से क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट कॉमन रहेगा, बाहर आ जाएगा और हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा। देखो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखो फाइनली देखो मैंने निकाल के दिखाया, देखो ये देखो F क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है r अल्फा। अब m1 r1 r1 पर अल्फा को हमने यूज नहीं किया, m1 r1 क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर और अल्फा,
ये पहले के लिए। दूसरे के लिए सेम गाइस, m1 की जगह m2 आ जाएगा, r2 आ जाएगा और r ऐसे। फिर टॉर्क n के लिए ऐसे। फिर हमने क्या किया, सभी पार्टिकल को प्लस कर लिया। ये देखो टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3, सब में से प्लस किया तो अल्फा 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 सब में से कॉमन आ गया। और इसका m1 r1 स्क्वायर क्या होता है, i, और i लगा दिया, हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। अगला गाइस, हाँ गाइस ये देखो बहुत सारे बच्चे उसको स्किप करते हैं, पर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन में एंगुलर मोमेंटम। मेन फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का r इंटू पी होता है गाइस, आपने याद किया होगा। इसमें वेक्टर, हमने वेक्टर का साइन इसलिए लगाया क्योंकि उसके प्रॉपर्टी को यूज करना है। हम क्या करेंगे, u इंटू वी रूल, आपको पता है u इंटू वी रूल आपको यूज करना है। u इंटू वी रूल क्या होता है, पहले वाले को ऐसे रखो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, फिर से प्लस करो। अब देखो प्लस करो, अब पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करो, दूसरे वाले को ऐसे रखो। देखो पहले वाले को ऐसे रखा, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट किया, देन प्लस। अब पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करो, दूसरे वाले को ऐसे रखो, एंड p अपॉन टाइम, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम p अपॉन टाइम हमने पढ़ा है, हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा, न्यूटन बाबा का लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स। एंड गाइस देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी। एंड मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता ही है गाइस, क्या होता है, ये देखो p क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो मैंने v बस आगे लिख दिया और m। अब देखो इस मास तो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर मैंने बार नहीं दिया, पर हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा है v बार क्रॉस b बार क्या होता है, जीरो होता है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो गया। अपने पास बचा r इंटू एफ। अभी फॉर्मूला हमने देखा था r इंटू एफ, मैंने रफ कर दे। ये देखो r इंटू एफ क्या होता है, टॉर्क, ये देखो टॉर्क। तो गाइस ये देखो, अगर जिस कंडीशन के अंदर टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है, उस कंडीशन के अंदर L मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। इसलिए देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है कि जिस कंडीशन के अंदर टॉर्क जीरो होता है, R इंटू एफ क्या होता है, टॉर्क जीरो होता है, उसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये चीजें गाइस प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आती है। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर गाइस बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो स्पीड पूछा गया है, एंड साथ में दोनों ए एंड बी पॉइंट, मतलब टॉप एंड बॉटम पॉइंट के बीच का टेंशन डिफरेंस कितना आगे हुआ है वो भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। अब देखो गाइस, ये मैं आपको बताना चाहूंगा एकदम सिंपल सा, इसका डेरिवेशन अगर आप देखोगे तो पहला यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहां से आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है। फिर हमने वेट को टोटल दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg cos थीटा और mg sin थीटा, और mg cos थीटा, और ये टेंशन अंदर की तरफ है, mg cos थीटा बाहर की तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो टेंशन और mg cos थीटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रह के सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं, जिसका फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा तो ही तो अब वर्टिकल सर्कुलर परफॉर्म कर रहा है। तो दोनों एक टेंशन और वेट का कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, mg cos थीटा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में रह के क्या दे रहे हैं, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब गाइस हमें बी पॉइंट का स्पीड फाइंड करना है, बी पॉइंट का, इस पॉइंट पे याद रखो टेंशन नियरली इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि इस वेट भी नीचे की तरफ है और टेंशन भी, वेट भी नीचे की तरफ है और टेंशन भी नीचे की तरफ है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो टेंशन नियरली इक्वल टू जीरो होता है। अगर मुझे कोई अपोजिट में खींचेगा तो मेरे बॉडी पे टेंशन होता है, बट अगर मैं जिधर जा रहा हूं उधर ही मेरे को धक्का दे रहा है तो मेरे बॉडी पे टेंशन नहीं होता। इसीलिए अगर बी पॉइंट का फाइंड कर रहा हूं तो टेंशन नियरली इक्वल टू जीरो होता है। अब मैं क्या करूंगा, ये बस आपको याद रखना है, mg cos थीटा, क्योंकि मुझे टेंशन बी की तरह इसको फॉर्म करना है और मुझे v ऑफ बी फाइंड करना है, तो माइनस mg को उस साइड किया, ओके। अब ये किया, अब देखो यहां ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट, अगर बॉडी यहां से यहां ट्रैवल कर रही तो कितना एंगल बन रहा है, 180। तो देखो मैं इसको इस साइड लेके आया, mg cos थीटा हो गया। अब cos थीटा की जगह मैंने 180 डिग्री रखा, एंड cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ये देखो माइनस हो गया। अब गाइस ये देखो ये जीरो क्यों आया, टेंशन एट बी पॉइंट क्या होता है, नियरली इक्वल टू जीरो, क्योंकि वहां टेंशन ना के बराबर होता है, इसलिए यहाँ 0 0 लगा दिया। अब माइनस mg इक्वल के इस साइड है तो प्लस mg हो गया, दोनों साइड से mm क्या हो गया, कैंसल, बचा हमारा r, इधर चला गया, डिवाइड में था इस साइड चला गया, मल्टीप्लाई gr v स्क्वायर ऑफ b। अब v स्क्वायर इक्वल के साइड आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट gr, तो v ऑफ b हमारा आराम से निकल गया। अब गाइस अगर हमें बी पॉइंट का हमें निकल चुका है, अब हमें कौन से पॉइंट का निकालना है, ए पॉइंट का निकालना है। बहुत सिंपल है गाइस, अब यहां अप्लाई कर दो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
अब जितनी एनर्जी यहाँ है उतनी एनर्जी यहाँ भी होती है, इसीलिए हमें निकालना ए का, तो हमें किसी न किसी के साथ कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। ए का निकालना तो हमें बी के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट, दोनों एनर्जी किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल, देखो जहां एक एनर्जी बढ़ेगा दूसरा एनर्जी कम हो जाता है, पर दोनों को अगर प्लस करेंगे तो एनर्जी सेम ही रहता है। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, बी पॉइंट और ए पॉइंट दोनों हम लिख दिया। अब ए पॉइंट पे गाइस हमेशा याद रखो ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, इसीलिए वहां हाइट नहीं होता, क्योंकि आप सभी को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा mgh, तो हाइट नहीं होता, हाइट जीरो होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी ए पे जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 1/2 mv² ऑफ ए। पोटेंशियल एनर्जी देखो, अब बी पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, ए पॉइंट पे तो जीरो है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है, पर बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, देखो ये एक रेडियस और ये एक रेडियस, ओके 1r कितना होगा 2r हो गया। मेन फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी mgh, पर हाइट टोटल कितना हो गया mgr, आधा रेडियस, तो 1r कितना 2r, तो इसीलिए बी पॉइंट पे हाइट कितना हो जाएगा 2mgr, ये देखो 2mgr। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², बस बी पॉइंट का इसलिए बी लगा दिया। अब गाइस देखो फिर से वही चीज बहुत आसान है, 1/2 mv² ए लिख दिया। अब देखो गाइस हमने पीछे वेलोसिटी फाइंड किया था, ए बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, ये देखो यहाँ हमने फाइंड किया है, ये देखो √gr, बस हमने क्या लगा दिया बी पॉइंट पे अंडर रूट है, इसीलिए गाइस यहाँ से रूट कैंसिल हो गया, बस क्या बचा gr, तो देखो gr लगा दिया, देखो mgr और ये mgr, दोनों mgr है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 + 1 कितना आ गया 5, 5/2 आ गया। और दोनों साइड से देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, दोनों साइड से 2 2 कैंसिल, mm कैंसिल, क्या बचेगा v² ऑफ a, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 5gr, तो बस स्क्वायर इस साइड चला गया तो रूट हो गया, तो रूट में क्या बचा √5gr हो गया, एकदम सिंपल सा। अब गाइस उसी तरह से अगर मुझे सी पॉइंट का फाइंड करना है, सी पॉइंट का फाइंड करना, तो अब ए और सी के बीच का डिफरेंस देख लो, ए एंड सी के पॉइंट के बीच का डिफरेंस देख लो। ए और सी अगर आप देखोगे फिर से, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट, अब ए का सी के भी इनिशियल पॉइंट ए से है, तो कंपैरिजन एनर्जी के लिए आपको करना ही पड़ेगा ए से। तो पोटेंशियल एनर्जी ए और पोटेंशियल एनर्जी सी, ए पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, अभी प्रदीप सर ने बताया। काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट 1/2 mv² ऑफ ए, देन पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पे कितना होगा, देखो सी पॉइंट पे यहां से बस इतना ही डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ mgh, तो हाइट सी पॉइंट तक कितना होगा r, तो यहाँ mgr हो जाएगा, जैसे यहाँ 2r था यहाँ r हो गया, देखो mgr, और साथ में सी पॉइंट के लिए इसलिए 1/2 mv² ऑफ सी लिख देंगे, ओके। अब गाइस ए 1/2 mv² ऑफ ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट हमने फाइंड किया, क्या होता है देखो क्या होता है, ये देखो √5gr, तो वहां स्क्वायर है इसलिए रूट कैंसिल हो जाएगा, देखो रूट कैंसिल हो गया, देखो रूट के कारण स्क्वायर के कारण रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा देखो gr, ये देखो gr और साथ में 5 हमने आगे लिख दिया 5gr, ओके। अब गाइस देखो 5/2 mgr, यहाँ का mgr इस साइड लेके गए माइनस हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इधर आएगा, और माइनस है ना, तो 5 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 3/2, अब दोनों में से 2 2 कैंसिल, mm कैंसिल, क्या बचा 3gr और यहाँ v², तो स्क्वायर इक्वल की साइड आएगा तो रूट हो जाएगा, इसलिए √3gr हो गया आराम से, ओके एकदम अच्छे से। अब गाइस टेंशन, अब देखो टेंशन, अगर आपको टेंशन का देखना है तो देखो एक ही सिंपल सा चीज है, सबसे पहले इक्वेशन बनाना सीखो, इक्वेशन अगर आप बनाना सीख जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो ये टेंशन ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, ए पॉइंट पे अगर हम देखते हैं ए पॉइंट पे वेट, टेंशन ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ है, इसलिए देखो टेंशन और वेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों मिलाकर सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं। पर मुझे क्या फाइंड करना है, टेंशन डिफरेंस फाइंड करना है फ्रॉम लोअर टू हायर, तो इसलिए -mg इक्वल की साइड चला जाएगा तो +mg, तो टी ऑफ ए निकल गया। टी ऑफ बी किस तरह से निकालेंगे गाइस, ये देखो सेम गाइस, अब देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मतलब जस्ट इसको उल्टा कर दो, टी ऑफ ए हमने प्लस लिया तो टी ऑफ बी क्या हो जाएगा माइनस, दोनों हो गया। अब दोनों को डिफरेंस निकालना है ना, तो दोनों का माइनस कर दो, टी ऑफ ए माइनस टी ऑफ बी,
तो इधर ये वाला माइनस करोगे तो ये पार्ट भी माइनस हो जाएगा। ये देखो इसको ऐसे रखा, इसको ऐसे रखा, बीच में माइनस, बीच में माइनस, इसलिए माइनस रखने की वजह से गाइस यहाँ जो माइनस है वो प्लस हो गया, क्योंकि दो इक्वेशन के बीच में माइनस है, इसलिए बी की वैल्यू माइनस थी पर वो क्या हो गया प्लस। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाए, कैंसिल बाद में हम करते हैं, पहले हम कॉमन निकाल लेंगे। ये देखो m/r और m/r, ये देखो m/r और m/r दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा v² ऑफ a v² ऑफ b, ये देखो, और यहाँ 1 mg 2 mg आ गया। अब गाइस मुझे क्या करना है, पहले इसका वैल्यू भी फाइंड करना है, और इसका वैल्यू भी हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके पोटेंशियल एनर्जी एट ए काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी बी काइनेटिक एनर्जी एट बी, ये यूज करके हमें ये वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देना है। तो कैसे करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे तो 0 होता है, आपको याद हो गया है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² ऑफ ए, पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे अभी बताया था 2 mgr होता है इस पॉइंट पे, अब इसके काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट 1/2 mv² होता है। अब गाइस क्या करेंगे, हमें ये फाइंड करना है ना, v ऑफ ए और v ऑफ बी चाहिए, इसीलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसमें v ऑफ ए और v ऑफ बी की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, हम v ऑफ बी को इस साइड लेके आ जाएंगे। तो ये प्लस में इस साइड आया तो माइनस में हो गया, इक्वल टू क्या बचा 2 mgr। अब दोनों में से देखो 1/2 और m कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा v² ऑफ ए माइनस v² ऑफ बी, ये आ गया। अब देखो 1/2, ये देखो यहाँ m और m दोनों में से कैंसिल, ध्यान से देखना, दोनों साइड कॉमन निकालने के बाद क्या कैंसिल हुआ, सबसे पहले ये m और m गयो, फिर इसका 2 डिवाइड में था मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 2 2 जा 4, तो 4gr आ गया, देखो 4gr, किसकी वैल्यू v² माइनस v² ऑफ b की वैल्यू क्या है 4gr, एंड 4gr की वैल्यू यहाँ हम जैसे ही रखते, ये देखो रखा किसके जगह पे, इसके जगह पे, इसके जगह पे जैसे रखा तो r क्या हो गया कैंसल, और क्या बचा 4mg, देखो 4mg प्लस 2mg कितना हो गया 6mg। तो ये डिफरेंस भी कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है गाइस। एंड टोटल एनर्जी तो मैंने बोला है बहुत सिंपल है, टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे कितना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितना था प्लस करना है, ये मेरे डिटेल वाले वीडियो में आप देख सकते हो, ये इतना भी पूछा नहीं गया है तो इतना मैं इस पर फोकस नहीं करूंगा। हाँ, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस गाइस बहुत बार पूछा गया है, इसके अंदर पूरे के अंदर बस एक ही चीज आपको याद रखना है, सबसे पहली बात तो यहां से यहां तक सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, सिंपल सा देखो आई ऑफ ए ओ, देन मास इनटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, पहले आई ऑफ ओ का बोला तो मैं पहले वही देखो, ये यहां डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है OP²। और गाइस हम सबसे पहले ना फिजिक्स के अंदर सबसे पहले एक छोटू सा पार्टिकल का फाइंड करते हैं, इसलिए मास की जगह डेरिवेटिव डी लगा दिया है, और छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटू सा होगा, बट गाइस छोटे से पार्टिकल का यूज करके हमें कंप्लीट बॉडी का भी फाइंड करना है, इसीलिए इस डेरिवेटिव के आगे हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, लगा दिया, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जैसे ही हटाएंगे तो कंप्लीट बॉडी का हो जाएगा, और इसको ऐसे ही रखना क्योंकि आगे हम इसका यूज करते हैं, ये देखो पूरा हमने इस तरह से लगा दिया। अब सेम गाइस दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरह से है, ये देखो ये वाला इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ सी मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर सीपी। अब छोटू सा पार्टिकल इसलिए डी लगा दो, यहां भी डी लगा दो, बट इस छोटू से पार्टिकल का यूज करके कंप्लीट बॉडी का लगाना, इसलिए इंटीग्रेशन कर दो, तो ये जब भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लगाने के बाद वापस निकालते हैं तो समझ लो कंप्लीट बॉडी का है, ये देखो हो गया, ये देखो ये दोनों पहले सबसे पहले ये O और C का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, निकालने के बाद गाइस देखो इसके अंदर याद रखो सबसे पहले बड़ू ट्रायंगल, देन इसके बाद छोटू सा ट्रायंगल, ये दोनों का यूज करना, देखो बड़ू ट्रायंगल इन ट्रायंगल POM, क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अपो देखो हाइपोस्क्वायर प्लस वन साइड प्लस अनदर साइड, देखो हाइपोस्क्वायर मतलब OP², वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर, ओके। अब गाइस देखो OM दो को मिलके बना OC और CM को, इसलिए OC प्लस CM लगाया, CM का स्क्वायर, और OC प्लस CM भी एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बना A प्लस B का होल स्क्वायर, देखो A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है A² प्लस 2AB प्लस B², मतलब ये मेरे लिए A हो गया, ये मेरे लिए B हो गया। अब इसी का यूज करके इसको एक्सपांड कर दो, जैसे एक्सपांड करोगे और लास्ट में ये PM लिखो। अब देखो गाइस जैसे CM और PM स्क्वायर लिख दिया तो फिर से छोटू सा ट्रायंगल,
एक और ट्रायंगल इसके अंदर है, ये वाला ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम दो इन ट्रायंगल CPM, लिख दिया। और इसके अंदर क्या है, ये सामने वाला हाइपोटेनस, ये वन साइड, ये अनदर साइड, ये वन साइड, ये क्या है अनदर साइड। तो ये हाइपो CP स्क्वायर प्लस वन साइड प्लस अनदर साइड, देखो CP स्क्वायर वन साइड प्लस अनदर साइड। फिर हम क्या CP स्क्वायर CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर क्या होता है CP स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे CP स्क्वायर, ये देखो फिर से पूरा ऐसे लिखने का और इसके लगा CP स्क्वायर लिख देने का। अब गाइस अब सब में हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन के अंदर इंटीग्रेशन DM से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन DM से मल्टीप्लाई। देखो इसमें भी इंटीग्रेशन DM से मल्टीप्लाई, इसमें भी इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन DM, ये पूरे पार्ट पूरा एक ही है ना, तो इंटीग्रेशन DM से मल्टीप्लाई। और इसमें भी हमने क्या किया, इंटीग्रेशन DM से मल्टीप्लाई किया, सब में इंटीग्रेशन DM से मल्टीप्लाई किया। अब गाइस जो हमने स्टार्टिंग में जो चीजें लिखी थी, क्या लिखी थी, ये देखो OP स्क्वायर DM, OP स्क्वायर DM क्या होता है आई ऑफ, लिख दिया। अब देखो इसका OC स्क्वायर ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, जिसको हमने H से डिनोट किया। तो OC स्क्वायर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम हमेशा बाहर निकालते हैं, तो कांस्टेंट बाहर OC स्क्वायर आ गया, और OC स्क्वायर क्या होता है H, तो इसलिए H स्क्वायर हो गया। और इंटीग्रेशन अंदर बचा यहाँ देखो, यहाँ ये OC स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन DM। इंटीग्रेशन DM क्या होता है M होता है, तो इसीलिए M हमने लगा दिया। लास्ट में देखो इंटीग्रेशन CP स्क्वायर DM। और ये गाइस ये देखो ये वाला पार्ट कहाँ चला गया, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर ये वाला पार्ट कहाँ चला गया। ये वाला पार्ट गाइस आप सभी को पता है सेंटर ऑफ मास, वहां क्या पूरी बॉडी का मास कंजर्व होता है, मतलब वो वैल्यू क्या होती है 0। तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाता है, बस ये बचेगा और ये बचेगा। ये वाला पार्ट अपने को वहां से मिल जाएगा, ये वाला पार्ट अपने को यहां से मिल जाएगा। देखो इंटीग्रेशन CP स्क्वायर DM, ये देखो इंटीग्रेशन CP स्क्वायर DM IC, ये देखो CP स्क्वायर DM IC। और ये पार्ट मैंने आपको बताया, और ये पार्ट तो 0 ही हो गया। ओके, तो इस तरह से आप पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस तो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा सिंपल है भाई, हद से ज्यादा सिंपल है। कैसे सिंपल है सर, ये देखो सबसे पहली बात तो आपको फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एक बार याद करना पड़ेगा। मास इनटू परपेंडिकुलर एक्सिस फ्रॉम द परपेंडिकुलर एक्सिस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो कैसे है देखो, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, ये पॉइंट का अगर मुझे फाइंड करना है, तो अगर x से लेता हूं, x से, तो इसका डिस्टेंस कितना है, ये देखो इसका डिस्टेंस। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं, तो मास इनटू डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा y स्क्वायर। और अगर मैं ध्यान से सुनना, y का निकाल रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या था, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस पॉइंट से x, जस्ट इसका उल्टा, बस गाइस आप सभी को पता है कि हम जब भी फाइंड करते हैं तो छोटू सा मास, क्योंकि एक छोटू से पार्टिकल का मास लेते हैं, तो उस पर छोटू सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड उस पर हम क्या अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि मुझे कंप्लीट बॉडी का निकालना रहता है। ये देखो दो निकाल लिया। और गाइस तीसरा भी ये जो हमारे काम का आता है ये वाला, पर पहले मैं ये दोनों बता देना चाहता हूँ। ये देखो I ऑफ x, मास इंटू डिस्टेंस का x है तो डिस्टेंस y स्क्वायर हो गया, और इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव तो लगाना ही पड़ेगा। सेम गाइस देखो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लगाने के बाद वापस निकाला, मतलब ये कंप्लीट बॉडी का हो गया। देन इसके बाद गाइस सेम y का उसी तरह से I ऑफ y इंटीग्रेशन DM x स्क्वायर, y है इसलिए x स्क्वायर हो गया। फिर I ऑफ z का क्या होगा, अगर मुझे z इसका फाइंड करना है तो यहाँ से डिस्टेंस कितना r, कितना डिस्टेंस, मतलब I ऑफ z इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर कितना r। अब गाइस ये देखो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। मतलब ये हमारा हाइपोटेनस, ये वन साइड प्लस अनदर साइड, तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, वन साइड प्लस अनदर साइड क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखो आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस हो गया वन साइड प्लस अनदर साइड। अब मैं इंटीग्रेशन डीएम अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये देखो इंटीग्रेशन डीएम एक्स स्क्वायर के साथ किया, इंटीग्रेशन डीएम वाई स्क्वायर के साथ किया, इंटीग्रेशन डीएम एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या होता है, इंटीग्रेशन डीएम एक्स आई ऑफ वाई होता है, और इंटीग्रेशन डीएम वाई स्क्वायर जस्ट उसका उल्टा आई ऑफ एक्स होता है। और गाइस यही है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, अब गाइस ये अभी इतने एग्जाम में पूछा नहीं गया। रोलिंग मोशन के अंदर मैं बताना चाहूंगा, ये
आप लोग मेरा जो डिटेल वाला लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो जाके जरूर देखो, क्योंकि गाइस वो इससे देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एक चीज और गाइस, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल लेक्चर दिया, उसको भी एक बार अच्छी तरीके से देखना। यहाँ मैंने बहुत सारी चीजें बताई कि आपको क्या क्या याद रखना है चीजों को सॉल्व करने के लिए, और इतनी चीजें आपने कर ली, आपका काम ये चैप्टर से रिलेटेड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।